हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम नैना। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। कंपैरेटिव गवर्नमेंट स्कोप नैरो इन द सेंस दैट इट इज concerned with the study of formal political institution only like legislature, executive, judiciary, etc. कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज़ के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बारे में ही केवल पढ़ते हैं, जैसे वहाँ का लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव कैसी है, जुडिशरी क्या काम करती है, इसके बारे में। वेयर एज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो वाइड है इन द सेंस दैट इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लीडरशिप, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिजोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल्सो द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ दैट कंट्री। यानी कि ऑल टुगेदर हम वहाँ के केवल जो 3 फॉर्म है गवर्नमेंट के, केवल उनके बारे में ही नहीं बल्कि अदर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि उस कंट्री में लीडरशिप कैसी है, रिजोल्यूशन कैसे होता है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स का, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का क्या सिनेरियो है, और कैसे ये सारी जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकली बिहेव करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, ओरिजिन एरिस्टोटल्स पीरियड दिस कंसेप्ट इज प्रिवेलिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एरिस्टोटल के ज़माने का है। एरिस्टोटल वॉज अ फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 158 ग्रीक सिटी स्टेट के गवर्नमेंट को कंपैरेटिवली पढ़ा था और फिर उन्होंने सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया है 3 नॉर्मल गवर्नमेंट और 3 परवर्टेड गवर्नमेंट के बारे में। ओरिजिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, इट इज़ अ रीसेंट कंसेप्ट बिकेम पॉपुलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एज यू ऑल नो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने को मिला। उसके बाद ये जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसके सब्जेक्ट को और ज़्यादा वाइड किया और उनको ये पता चला कि हम केवल कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में नहीं, अगर हम वहाँ के जो दूसरे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है जैसे प्रेशर ग्रुप्स हो गए, उन सब के बारे में भी पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि कैसे वहाँ की कंट्री पॉलिटिकली बिहेव करती है और कैसे वो पूरी तरीके से दूसरे सिस्टम से अलग है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। Values. It is studied in the light of values such as what the government and what it is should be doing in the future for the betterment of the state. कैसे कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है उसकी पढ़ाई की जाती है सारे वैल्यूज़ और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेंट जो है उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए स्टेट के भलाई के लिए, स्टेट में रह रहे लोगों के भलाई के लिए। Whereas the values in comparative politics, it focused on the value-free study of political institution as it concerned with the facts and what the government is doing or what is happening around the world in present and not what should happen or done in the future. Comparative politics जो है वो value-free study पर ध्यान देता है। वो इस बात से कंसर्न रखता है कि अभी एक गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, उसके जो फॉर्म्स है वो क्या कर रहे हैं, ना कि वो इस बात पे फोकस करती है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। यानी कि जब भी आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ अभी क्या डिसीजंस ले रही हैं, वो अब उनका अभी रीसेंट का सिनेरियो क्या है, उनके कंट्री में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है। नेचर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से डील करती है, इसीलिए उसका नेचर फॉर्मल है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम बहुत फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए उसका जो फीचर या नेचर होगा वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही होगा।
अब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देखते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड ओनली विद द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कंपैरेटिव गवर्नमेंट केवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देती है जो कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रही है, और फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रही है, उन्हीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से कंसर्न है एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ये हमेशा याद रखिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, it takes into account of economic, cultural and social factors and tries to examine political institutions through interdisciplinary approach। हम comparative politics में जो गवर्नमेंट है उसके पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स का सहारा लेते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे आगे चल करके जो अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए उन्होंने कंट्रीज़ के इकोनॉमिक और कल्चरल और सोशल सिचुएशंस को भी पढ़ना शुरू किया, ताकि पता चला कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो कैसे जो इंस्टीट्यूशन वहाँ लाई करते हैं उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टडी ऑफ कंट्रीज, तो इट इज़ मेनली टू द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज। एंड तो पहले क्या होता था कि क्योंकि हमारे पास केवल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का ही डेटा अवेलेबल था, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने के लिए हमें केवल उनका ही सहारा लेना होता था। जो स्टडी थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, वो हम केवल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में ही जान पाते थे। स्टडी ऑफ कंट्रीज़, इट कंसंट्रेट्स ऑन द स्टडी ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि फिर 1945 के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो टर्म है वो आया और वो पॉपुलर हुआ और उसका जो एरिया था वो और ज़्यादा बढ़ गया, तो इसमें हम लोग को डिफरेंट कंट्रीज़ के डेटाज़ के बारे में भी पता चला, वहाँ पे रह रहे वहाँ पे एग्जिस्ट करते पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चला, वहाँ की जो व्यवस्था है वो यहाँ की व्यवस्था से कैसे अलग है। यही है कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन करने में हम 1945 के बाद काफ़ी ज़्यादा सक्षम हुए। इसीलिए कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो टर्म है उसमें अब हम बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में जान पाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच का डिफरेंस। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।